जय हिंद प्यारे साथियों। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने यह वीडियो पूरा देखकर गए तो मैं यह दावा करता हूं कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसी एक वीडियो से देखने को मिलेंगे। अगर इस बात का यकीन न हो तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में आप अपने प्रीवियस ईयर को उठाकर देखिएगा कि हमने इस वीडियो में कितने प्रश्नों को कराया है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और मैं यह दावा करता हूं, अगर आप लोगों ने यह वीडियो देख कर गए तो आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। मैं अभी नहीं कहता कि इसका आप लोग फीडबैक दीजिएगा। आप लोग पेपर दे के आने के बाद में इस वीडियो पर अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाया था बिल्कुल वही आया था। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिमान अवस्था में लाता है या ला सकता है, या गतिमान अवस्था से विरामावस्था में ला सकता है या लाने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल की परिभाषा क्लियर हुई। इसी प्रकार से आपको अति लघुत्तरी में लिखना है, बल किसे कहते हैं, तो ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर पूछ ले बल किसे कहते हैं, बल के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें आइए बल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपको छोटे में लिखना है तो दो बल लिखिएगा, एक संपर्क बल और संपर्क बल। संपर्क बल में जिसको हम टच करके जो बल लगाते हैं वो क्या है? संपर्क बल है। पेशी बल कैसा है? संपर्क बल है। और उसके बाद में जो गुरुत्वीय बल है क्या है? और संपर्क बल है। घर्षण बल कैसा है? संपर्क बल है। तो आप इन दो बलों को पढ़ने वाले हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। यह दो बल लिखने के बाद में आप इसको लघुत्तरी में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेशीय बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेशी बल कैसा है? संपर्क बल है। मनुष्य, पशु तथा अन्य जंतु अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाते हैं उसे पेशी बल कहते हैं। मतलब मांसपेशियों के संकुचित होने के बाद में किसी पर जो बल लगता है उसे कौन सा बल कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशियों के संकुचित होने पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। जैसे हाथ से स्प्रिंग खींचना कैसा है? पेशीय बल है। वजन को उठाता हुआ इंसान कौन सा बल लगा रहा है? पेशीय बल लगा रहा है। लेकिन पेशी बल कौन सा है? संपर्क बल है। इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है घर्षण बल। घर्षण बल कैसा है? संपर्क बल है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकाई जाती है या लुढ़काई जाती है, तब जो बल खिसकने या लुढ़कने का विरोध करता है, मतलब जब कोई वस्तु एक वस्तु पर खिसकाई या लुढ़काई जाती है तो जो उस पर बल के विरोध पर काम करता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई गेंद किसी तल पर लुढ़काई जाए तो लुढ़कते लुढ़कते कुछ देर बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? केवल घर्षण बल के कारण ही वो क्या होता है? रुक जाता है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है असंपर्क बल। संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में बात करते हैं। वो संपर्क बल था, अब असंपर्क बल के बारे में पढ़ते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती फिर भी उनके बीच बल लगता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? असंपर्क बल कहा जाता है। तो संपर्क बल समझ में आया ना? जब संपर्क में होने के बाद में जो बल लगता है वो क्या है? संपर्क बल है। और उनके बीच में कोई संपर्क नहीं होता फिर भी बल लगता है तो कैसा है? असंपर्क बल है। असंपर्क बल में आता कौन कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल। यह सभी कैसे हैं? विद्युत बल। यह सभी क्या है? असंपर्क बल है। तो आइए बारी बारी से सभी असंपर्क बलों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ते हैं। तो गुरुत्वीय बल वो प्राकृतिक बल है जो ब्रह्मांड में मौजूद सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। यह एक आकर्षण बल है जो दो वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आप गुरुत्वीय बल को लिख सकते हैं। तो गुरुत्वीय बल का उदाहरण क्या है? सेब पेड़ से गिरकर जमीन पर आता है, यह किसके कारण होता है? गुरुत्वीय बल के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है विद्युत बल।
हमने संपर्क और संपर्क बल में क्या पढ़ा, गुरुत्वीय बल पढ़ा। अब पढ़ते हैं विद्युत बल। विद्युत बल दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगाए जाने वाला बल है। विद्युत बल क्या है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच में लगाया गया बल होता है। यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। जब समान जो आवेशित है, जब समान आवेश होता है तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और जब असमान असमान आवेशित होता है तो क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षण समझते हैं, जब दो विपरीत आवेश धनात्मक एक ऋणात्मक एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे के पास को क्या कहते हैं, आकर्षित होते हैं। और यही जब धनात्मक धनात्मक होते हैं तो दोनों को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। जब दो समान आवेश दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक होते हैं तो एक दूसरे के पास होते हैं तो एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिकर्षण बल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया है, अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो इसके लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप पूरा 2016 से लेकर 2024 तक में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। और उन प्रश्नों को हमने चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इसके उदाहरण को पढ़ते हैं। एक रबड़ की छड़ को जब ऊन के कपड़े से रगड़ने पर वह सड़ा आवेशित हो जाती है। एक बात याद रखिएगा, जब रबड़ की छड़ ऊन के कपड़े से रगड़ने पर वो कैसी हो जाती है, सड़ा आवेशित हो जाती है। यदि इस रबड़ की छड़ को एक हल्के कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो वह कागज का टुकड़ा रबड़ की छड़ की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि छड़ कैसा है, सड़ा आवेशित है। और जो जिस ऊन में रगड़ा गया है वो कैसा है, धना आवेशित हो जाता है। और यहाँ पर आकर्षण बल को दर्शाया गया है। यह उदाहरण से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बल के मूलतः दो प्रकार होते हैं। मैंने वही जो स्लाइड है वो खिसक कर यहाँ पर चली आई है। इसमें संपर्क बल के बारे में बताया गया है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सीधे संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है वही क्या है, संपर्क बल लगता है। पुस्तक पर हाथ रखने पर पुस्तक पर लगने वाला बल कैसा है, संपर्क बल है। दीवार पर टकराने वाली गेंद पर लगने वाला बल कैसा है, घर्षण बल, संपर्क बल है। तो ये संपर्क बल और संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं और संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपके अति लघुत्तरी में आता है, लघुत्तरी में आता है तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और डीएलएड के बच्चों को मैं एक बात बता दूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया और मॉडल पेपर जो लगाए जा रहे हैं उनको देखकर गए तो आपको इससे बाहर देखने वाले प्रश्न मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि डीएलएड का जो सिलेबस है ना वो बहुत छोटा है बेटा। बस आप लोगों को बस इतना फोकस करना है कि समझ बनानी है। अति लघुत्तरी प्रश्नों में समझ बनानी है। जब समझ बनाकर रखेंगे तभी आप उन प्रश्नों को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। केवल आपको दो चीजों पर फोकस करना है, पहला बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा अति लघुत्तरी प्रश्नों पर। अगर इन दोनों पर आपकी बेहतर पकड़ है तो आपको लघुत्तरी प्रश्न हल्के फुल्के भी आते रहेंगे। अगर आप लोगों ने बेहतर तरीके से लिखना सीखा, उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आपको बैक कोई नहीं लगा सकता है और आप अपने पेपर में बेहतर कर पाएंगे, यह मेरा दावा है। क्योंकि बस लिखने की कला जिसमें बेहतर है वो डीएलएड में बेहतर नंबर प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इसमें जो लिखित परीक्षा है बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जो अति लघुत्तरी है समझ लीजिए 25 वर्डों में लिखना होता है, मतलब एक लाइन से भी कम में। और जो लघुत्तरी होता है उसमें लगभग आप 50 से 70 वर्ड लिख सकते हैं, बस इतना ही लिखना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम क्या है। और जड़त्व का नियम कौन सा है, सबसे पहले यह समझिए। जो पहला नियम है, न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उसी को क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम बोला जाता है। तो जड़त्व का नियम कहता क्या है, जिसे न्यूटन का गति का पहला नियम भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन का पहला नियम है के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहे, अगर वह
यदि वह समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो अगर ऐसे समझिए कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहे या गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहे। यह नियम किसको बताता है? जड़त्व का नियम बताता है। वह तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है। तो आपको इसको पहले साधारण भाषा में समझिए। जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में, जैसे एक पत्थर हुआ, यह पत्थर विरामावस्था में, तो जब इसको चलाया जाता है, जैसे टायर हुआ, ट्रैक्टर का टायर हुआ, शुरुआती दौर में जब आप उसको ठेलते हैं तो अधिक बल लगता है और जब वह चल जाता है तो हल्का फुल्का बल लगाते हुए बड़े ही आसानी से ढकेलते हुए चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जड़त्व का नियम कहता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहे जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, या जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहे जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है। यह जड़त्व का पहला नियम है। मतलब कोई वस्तु अगर गतिमान हो गई तो उसको गतिमान में ही रहना रखने का काम कौन करता है? गतिमान में रखने का काम कौन करता है? जड़त्व का नियम करता है। इसीलिए आपको बाह्य बल लगाकर, अधिक बल लगाकर उसको रोकना पड़ता है और जब उसको गतिमान करना पड़ता है तो अधिक बल लगाकर गतिमान करना पड़ता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण होता है। तो यह समझ में आया बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आसमन से आप क्या समझते हैं? आसमन किसी द्रव को उबाल कर वाष्प में बदलना और फिर उस वाष्प को ठंडा करके वापस द्रव में संघनित करने की प्रक्रिया। इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से द्रव के मिश्रण को अलग करने के लिए, अशुद्धि अशुद्धियों को हटाने के लिए, घुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर आसमन का मतलब क्या है? वाष्पन है। सबसे पहले आप किसी भी पानी को गर्म करिए, गर्म करने के बाद में उसको ठंडा करके फिर पानी प्राप्त कीजिए। यही विधि क्या है? आसमन विधि है। अब बात समझ में आई? आसमन विधि समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल मैंने समझाया ना, वह बल जो दो सतहों के बीच के सापेक्ष गति का विरोध करता है। मतलब जब दो वस्तुओं के बीच, दो सतहों के बीच में जब गति कराई जाती है तो उस गति के विरोध में जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर चलती है तो चलने का प्रयास करती है तो यह बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जमीन पर चलती गेंद पर कुछ देर बाद रुक जाती है, इसका कारण क्या है? घर्षण बल है। साइकिल पर अगर पैडल न मारा जाए तो कुछ देर बाद रुक जाती है, या मोटरसाइकिल में एक्सीलरेटर न दिया जाए तो कुछ देर बाद रुक जाती है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण ही रुक जाती है। यह सारी चीजें समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने आप को अपने परिवेश या वातावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए ढाल लेता है। यह जीवों की संरचना, आकार, रंग या व्यवहार में ऐसा परिवर्तन होता है जो उनके वास स्थान में बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। उदाहरण के लिए मरुस्थल में ऊंट का जीवित रहना। मतलब अनुकूलन का मतलब है जो हमारे चारों तरफ वातावरण है उसके अनुसार खुद को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। सिंपल सी बात है कि मतलब जो हमारे चारों तरफ वातावरण है उसके अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना ही क्या है? अनुकूलन है। उसके अनुसार ढाल लेना ही क्या है? अनुकूलन है। बात समझ में आया? अनुकूलन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला प्रश्न है, घूर्णन गति किसे कहते हैं? घूर्णन गति का मतलब जब अपने अक्ष के परितः, जैसे कुम्हार का जो चाक होता है वो अपने अक्ष के परितः, एक पॉइंट के परितः घूमता रहता है, वो कैसा गति होता है? घूर्णन गति होता है। और जब सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति। ये जो गोल गोल घूमते हुए चारों तरफ जाती है, कैसी गति है? वृत्तीय गति है। और जब एक ही जगह पर घूमती है तो कैसी है? जैसे लट्टू नाचता है तो कौन सी गति करता है? घूर्णन गति करता है। तो उदाहरण समझ में आया। अब लिखना कैसे है घूर्णन गति के बारे में? तो आइए इसको लिखते हैं। जब कोई पिंड या वस्तु किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसके गति को घूर्णन गति कहते हैं। मैंने कहा ना, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमती है तो उसको गति, कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और वृत्तीय गति जब किसी पिंड के परितः चारों ओर घूमती है तो क्या कहलाता है? वृत्तीय गति। तो इस गति में वस्तु के सभी कण
वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं जिसका केंद्र घूर्णन अक्ष होता है, जैसे लट्टू का घूमना। ये सारी चीजें मैंने बता दिया, बस वही चीजों को इसने लिखा है। जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आपने उसको समझ बनाया तो मैं यह दावा करता हूं आप अपने पेपर में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जो डीएलएड का एग्जाम है ये समझ का है। समझ जब आपका बेहतर होगा तो आप बच्चों को बड़े ही आसानी से, क्योंकि आपको डीएलएड में आप तो पहले से ये सारी चीजें जानते हैं, आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए आपको ये परीक्षा ली जाती है कि आप विद्यालय में गए तो पता लग रहा है आपने पूरी किताब उतरवा दी, तो आप शॉर्ट फॉर्म में कितने बेहतर तरीके से उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, इस गुण का पहचान कराता है डीएलएड। मतलब इसीलिए परीक्षा लेता है डीएलएड। तो मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मुकुलन क्या है, एक लैंगिक जनन है। इस लैंगिक विधि है जिसमें जनक जीव के शरीर में एक उभरा हुआ कील होता है। मतलब कोई भी जो हाइड्रा हुआ, हाइड्रा के ऊपर एक कील सा उभरता है, उभरने के बाद में धीरे धीरे यह बड़ा होकर अलग हो जाता है और वह एक नया जीव बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, जिसे बडिंग भी कहा जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर एक नया जीव का रूप ले लेता है। अंत में यह जीव शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगता है, वही क्या कहलाता, मुकुलन कहलाता। मुकुलन समझ में आया। जैसे हाइड्रा के शरीर में एक छोटा सा मुकुल, मतलब मुकुल का मतलब होता है उभरा कील जैसा निकलता है, उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। बड़ा होने के बाद में यह इस शरीर से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद में एक अलग जीव बन जाता है, स्वतंत्र जीवन यापन करता है, वही क्या है, मुकुलन है। किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा के शरीर में एक छोटा सा उभरा हुआ मुकुल निकलता है और बड़ा होकर हाइड्रा बन जाता है, फिर जनक से अलग हो जाता है। तो यह बात समझ में आई। मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। उदाहरण भी समझ में आया, मुकुलन भी समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हरे पौधे को स्वपोषी और जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। स्वपोषी किन्हें कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। हरे पौधों को स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके विपरीत जंतुओं को परपोषी कहा जाता है क्योंकि यह अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। जंतु जो होते हैं या पेड़ पौधों पर या जंतुओं का भक्षण करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जो स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं यह अपना भोजन किसी का भक्षण नहीं करते, या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए पेड़ पौधे स्वपोषी हैं और जीव जंतु परपोषी हैं। यह बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम, यह मैंने पहले से ही बता दिया है। और बल और त्वरण का नियम, बल और त्वरण का नियम F बराबर m है। यह न्यूटन का नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहे, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहे। यह काम कौन करता है, जड़त्व बताता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और दूसरा नियम क्या बताता है, F बराबर ma, यम ए, लगने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma। एक भारी बाक्स को धकेलने के लिए हल्के बाक्स की तुलना में अधिक बल लगता है क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, अगर गति बढ़ानी है तो बल बढ़ेगा। तो बात समझ में, अगर आपको किसी वस्तु को जितनी तेजी से फेंकना है तो आपको उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में क्या है, डाइन है। यह बात समझ में आई, न्यूटन और डाइन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप दीवार में जब मुक्का मारते हैं, कसकर मुक्का मारते हैं तो दीवार से भी आपको चोट लगती है। यह किस लिए होती है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का नियम तीसरा नियम बताता है। जब हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमें उतने ही बल से धक्का देती है। यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम
है। तो यह चीजें समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किण्वन क्या। प्रश्न, किण्वन क्या है। किण्वन एक प्रक्रिया है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीव जैसे खमीर, बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में यह जीव कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अम्लों में बदलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। किण्वन प्रक्रिया कहाँ होती है, अनाक्सी। अनाक्सी का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है, जो प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, वहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। दूध से दही जमाने वाले जो कीड़े होते हैं वो क्या काम करते हैं, लैक्टोबैसिलस, क्या काम करते हैं, किण्वन की प्रक्रिया करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पहले उदाहरण को समझते हैं इसको। दही, दूध में मौजूद लैक्टोज नामक शर्करा जो बैक्टीरिया किण्वित करती है, इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है। शराब और बियर, अंगूर अनाज के मौजूद शर्करा को खमीर किण्वित करके एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ऊर्जा प्राप्त किया जाता है तो जो अम्ल प्राप्त होता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण का एक अद्भुत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसका हम सभी जीव सांस लेने में उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक लाइन में उत्तर। अगर एक लाइन में उत्तर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है कैसे होती है। सूर्य के प्रकाश में, आप इसको समझिए, जब हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो पत्तियां क्या करती हैं, हमारे वायुमंडल से CO2 गैस लेती हैं, 6CO2 6H2O, और जमीन से जल लेती हैं। जल लेने के बाद में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह रिएक्शन करके क्या बनाती है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाती हैं। उसके बाद में 6O2 प्लस 6H2O, और ऑक्सीजन क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। यह जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यह किससे निकलता है, जल के माध्यम से निकलता है। यह प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया होती है। यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, जिसको हमने सरल तरीके से आपको बता दिया है। यह जो किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ वह सब कुछ है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, और इसे सरल भाषा में कहें तो जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते सकते हैं, वह सभी पदार्थ होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। ठोस अवस्था में क्या होता है, निश्चित आकार और आयतन रखते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और कणों के बीच में बहुत ही कम खाली स्थान होता है, और कण आपस में मजबूत बल के साथ जुड़े होते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा, यह सभी क्या है, हमारे ठोस हैं। द्रव की बात करें तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। कणों के बीच में थोड़ा खाली स्थान होता है, और कण आपस में कमजोर बल से जुड़े होते हैं। द्रव पदार्थ अपने पात्र का आकार ले लेते हैं, मतलब द्रव को जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। द्रव का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। यह दोनों चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं गैस की ओर। जिसका न तो आकार और न ही आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। कणों के बीच में बहुत खाली स्थान होता है, और कणों के आपस में बहुत कम बल होता है। गैस पदार्थ अपने पात्र को पूरी तरीके से भर लेता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब
जो गैस होती है वो क्या करती है, चाहे छोटा सा बॉक्स हो चाहे बड़ा सा बॉक्स हो, उसमें दूरी बनाकर उस वो गैस क्या करती है, उस पूरे बॉक्स को भर लेती है। इसीलिए गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक से नए जीव उत्पन्न होते हैं, मतलब जिसमें कोई नर हो या मादा हो, वह प्रजनन अकेले कर सकता है, तो कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। इनमें युग्मक नर और मादा कोशिकाओं के निर्माण का संलयन नहीं होता, मतलब नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, नर भी प्रजनन कर सकता है और मादा भी प्रजनन कर सकता है। संतान अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है। इसे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। अलैंगिक प्रजनन में आते कौन कौन है? पहला है विखंडन। विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक जीव या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं, मतलब जैसे पैरामीशियम हुआ। पैरामीशियम क्या करता है, अपने भाग को कई भागों में तोड़ देता है और सभी भाग एक नया पैरामीशियम बन जाते हैं, तो प्रत्येक भाग एक नया जीव में विकसित हो जाता है। यह एक कोशिकीय जीवों में देखा गया है। जो विखंडन की प्रक्रिया का मतलब, विखंडन का मतलब होता है खुद को अलग अलग भागों में तोड़ देता है और अलग अलग टूटा भाग एक नया जीव बन जाता है, वो क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। द्विविखंडन, जिसमें जनक कोशिकाएं दो समान आकार की संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, मतलब दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन, जिसमें अमीबा पैरामैग्नीशियम पैरामीशियम कहलाता है। अमीबा और पैरामीशियम कैसा करते हैं? द्विविखंडन प्रक्रिया करते हैं। और बहुविखंडन, जिनमें जनक कोशिकाएं कई छोटी छोटी संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी क्या काम करता है? खुद को कई छोटी छोटी परजीवियों में विभाजित कर देता है, कई भागों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक भाग एक नया मलेरिया परजीवी बन जाता है, तो क्या करता है? बहुसंतत कोशिकाएं हैं। विखंडन आपको समझ में आया कि नहीं? विखंडन में आप अमीबा या पैरामीशियम का किसी का भी उदाहरण दे दीजिएगा। अगर विखंडन को और डिटेल में पूछेगा लघुत्तरी में, तो इस प्रकार से लिखना है, नहीं विखंडन को बस इतना लिखना है और ये सब उदाहरण दे देना है। विखंडन बिल्कुल चुंबक की तरह होता है। विखंडन क्या है? बिल्कुल चुंबक की तरह। जैसे चुंबक को आप जितने भागों में तोड़ते हैं वहां अलग एक नया चुंबक बन जाता है, वैसे ही विखंडन में क्या होता है? विखंडन में जीव को जितने भागों में तोड़ा जाता है वो नया जीव बन जाता है, वही क्या है? विखंडन है। विखंडन क्या? अलैंगिक जनन है। उसके बाद में मुकुलन के बारे में हमने समझा है कि उसी शरीर के ऊपर एक छोटा सा मुकुल निकलता है। मुकुल निकलने के बाद में धीरे धीरे वो बड़ा होकर एक अलग जीव बन जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। या हाइड्रा और ईस्ट में यह देखने को मिलता है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन का मतलब है किसी पेड़ के तना, टहनी, जड़ या किसी भाग को काटकर लगा दिया जाए और वह एक नया पौधा बन जाता है, तो क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक नए पौधे का विकास पौधे के किसी भाग, तना, जड़, पत्ती से होता है, तो यह प्रक्रिया प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन समझ में आया कि मतलब किसी भी पेड़ को, जैसे गुलाब के टहनी को काट कर लगा दिया जाता है तो क्या करता है? वो नया पौधा बन जाता है, तो क्या है? कायिक प्रवर्धन है। अजूबा के पत्ती को लगा दिया जाता है तो एक नया पौधा बन जाता है, तो क्या है? कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन समझ में आया, उदाहरण भी समझ में आया। अब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तब एक नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन में दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं। नर और मादा का जनक क्रमशः शुक्राणु और अंडाणु नामक युग्मक पैदा करते हैं और निषेचन के दौरान शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज बनता है। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनता है, इसी को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसे लिख दीजिएगा, लैंगिक प्रजनन उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक इकाई होती है। किसी भी चीज को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। जैसे ऊंचाई को मापने के लिए मीटर में नापते हैं, दूरी को किलोमीटर में, समय को घंटे या सेकंड में मापते हैं। तो किसी भी चीज को मापने के लिए जो मानक इकाई है वही क्या है? मात्रक है।
मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन पर किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को आधारित नहीं किया जाता। मतलब यह किसी पर जो मूल मात्रक होते हैं किसी मात्रकों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। यह मात्रक स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते। इसे मापन का आधार माना जाता है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ऐसे मात्रक जिनसे अन्य सभी मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक किसी और मात्रक से व्युत्पन्न नहीं होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं यह भी जान लीजिए। जो मात्रक मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। यह मात्रक मापन की इकाई मूल इकाई होती है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। अब व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों के संयोजन से बनाए जाते हैं। मूल मात्रक के संयोजन से बनाए जाते हैं, मतलब मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। बात समझ में आई? दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का प्रयोग करके जो मात्रक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर आधारित होते हैं। यह मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मात्रक मूल मात्रकों का गुणा भाग से प्राप्त होते हैं। वेग, दूरी बटा समय, मीटर प्रति सेकंड, घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम घन सेंटीमीटर, यह सभी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक हैं। सदिश राशि, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, यह सभी क्या है? सदिश राशि है। जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि की बात करते हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा नहीं होती वो क्या है? अदिश राशि है। दिशा से याद रखिए, दिशा जिसमें सो है तो साथ में दिशा है, अ है तो अदिश, मतलब जिसमें दिशा नहीं है। इनमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता। द्रव्यमान, समय, तापमान, दूरी, चाल, यह सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। तो यह रहे आप सभी के लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।